यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 25 और 26 अक्टूबर का करंट अफेयर साथ करेंगे। बिकॉज आज संडे था तो एडिटोरियल आया नहीं था, और कल के कुछ एडिटोरियल्स और आज और कल की न्यूज़ मिला के हम एक साथ ही डिस्कस करने वाले हैं आज के इस डिस्कशन में। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रीन जीडीपी। ये मुख्य रूप से जो उत्तराखंड है वो इन मानकों पे काफ़ी काम करता रहता है। उसने पहले ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की शुरुआत की थी थोड़े समय पहले। अब न्यूज़ में आ रहा है कि वो ग्रीन सेस लगा रहा है। तो सेस के साथ कंपैरिजन में हम सरचार्ज भी देखेंगे कि क्या होता है। फिर हम होकाइडो जो जापान के द्वीप है, वहाँ पे भूकंप आया तो एक लोकेशन देखेंगे हम। साथ भारत पोल पोर्टल, ये भी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन भी आया था, लेकिन हम देखेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी भी एग्जाम्स के लिए। साथ ही जो मॉडिफाइंग स्लीपर बसें हैं, हाल ही में हमने स्लीपर बसों के अंदर काफ़ी सारी आग की घटनाएं देखी थी जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके साथ हम एआई के अंदर दो टॉपिक देखेंगे, एक C2S स्केल मॉडल जो ये मेडिसिन फील्ड के अंदर काम कर रहा है जो गूगल का है, और साथ ही हम देखेंगे एआई डिटॉक्स। इसी के साथ ही हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन जीडीपी, ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोडक्ट और ग्रीन सेस। ये इन्वायरमेंट GS3 में कवर अप होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या होती है? तो आपने जीडीपी तो आपको पता होगा, ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि किसी क्षेत्र में या राज्य में या देश में एक निश्चित समय क्या है, वो अंतिम वस्तुओं यानी गुड्स एंड सर्विस है उनका वैल्यू। तो एक निश्चित क्षेत्र या निश्चित देश में निश्चित समय अवधि में अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है, उसका जो योग होता है, वही जीडीपी कहलाता है। अब बात करें ग्रीन जीडीपी की क्या, तो जीडीपी से ही ग्रीन जीडीपी को एसोसिएट किया जाता है। इसमें बस इतना करते हैं कि जो जीडीपी के मान होता है उसके अंतर्गत जो पर्यावरण की अवनति का जो मौद्रिक मान है उसको घटा दिया जाता है। तो इट मीन्स क्या होगा, जीडीपी माइनस इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको माइनस करेंगे तो आएगा ग्रीन जीडीपी। अब इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो ग्रीन जीडीपी होगा, हमेशा जो ग्रीन जीडीपी होगा वो जीडीपी से ज़्यादा होगा या कम होगा? बताइए। ग्रीन जीडीपी है, वो जीडीपी है उससे ज़्यादा होगा कम होगा? वो हमेशा ग्रीन जीडीपी से कम होगा और ये ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जीडीपी में से जो इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन का मान है वो माइनस कर रहे हैं, तब हमारे पास ग्रीन जीडीपी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रीन जीडीपी है उसके वो हमेशा जीडीपी से कम होने वाली है। यहाँ पे एक नोट हमेशा ध्यान रखना आपको एमसीक्यू के हिसाब से कि ग्रीन जीडीपी में कभी भी हम जो पर्यावरण की उन्नति के लिए जो प्रयास करते हैं उससे जो पर्यावरण में लाभ होता है उसका मौद्रिक मान शामिल नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यानी ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है कि जीडीपी में से पर्यावरण की अवनति का जो मौद्रिक मान है उसको माइनस करके यानी एडजस्ट करके निकाला जाता है, तो वो हमारे पास आता है ग्रीन जीडीपी। और ये ग्रीन जीडीपी है वो जीडीपी से हमेशा क्या होगा, कम हो या अधिक होगा? तो कम होगा, क्योंकि पर्यावरण की अवनति को हम बराबर नहीं कर सके, ऐसा नहीं कि हम शून्य कर पाए, तो हमेशा ये जीडीपी ज़्यादा ही होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। ये क्या होता है? ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जो परितंत्र जो इकोसिस्टम है उसकी सेवाएं हैं, प्राकृतिक संसाधन है और प्रक्रियाएं हैं, जैसे भोजन है, स्वच्छ पानी है, ये सब इन लाभों का मापन करते हैं। यानी जो इन्वायरमेंट से हमें जो बेनिफिट्स होते हैं और उनको जब मेज़र करते हैं तो वो कहलाता है ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। तो ये होता है GEP। अब बात करते हैं ग्रीन सेस। ये क्या होता है? तो ग्रीन सेस का मतलब सामान्यतः इकोनॉमी में पढ़ते हैं सेस और सरचार्ज। ये सरकार के अतिरिक्त उपाय होते हैं जिनके माध्यम से सरकार राजस्व का सृजन करती है। सेस और सरचार्ज का अंतर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले हमें ये न्यूज़ कवर करनी है कि उत्तराखंड है उसमें अब दूसरे राज्य से जो भी स्टेट से व्हीकल्स आएंगे, अगर वो उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करेंगे तो उन पर ग्रीन सेस लगेगा। और ग्रीन सेस लगेगा इट मीन्स कि
जैसे कि एग्जाम्पल है कि 700 रुपये ट्रक पे लगाए जाएंगे, ऐसा कुछ अभी प्रस्ताव है, आदेश जारी हो चुके जो दिसंबर से लागू होने वाला है। और ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की बात करें तो वो भी उत्तराखंड ने ही सबसे पहले इसको अपनाया था। तो ये दोनों फैक्ट ध्यान रखना है, ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोडक्ट उत्तराखंड अपना रहा है, ग्रीन सेस भी उत्तराखंड लागू कर रहा है। ये ग्रीन सेस लगाने वाला पहला राज्य भी उत्तराखंड है, और ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोडक्ट लागू करने वाला, अपनाने वाला भी पहला राज्य जो है उत्तराखंड है। सेस और सरचार्ज ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हमने ग्रीन सेस पढ़ा है तो उसी से हम कंपेयर कर लेंगे। जो सेस होता है वो स्पेसिफिक पर्पस होता है, यानी विशिष्ट उद्देश्य के लिए धन जुटाती है सरकारें, और ये अतिरिक्त शुल्क है। वैसे ही सेस और सरचार्ज हैं, ये दोनों ही हैं, वो अतिरिक्त शुल्क है, ये एडिशनल चार्ज होता है। वहीं सरचार्ज होता है वो जनरल राजस्व बढ़ाई जाती है सरकार, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं होता है। सेस का उद्देश्य क्या होता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और रोड पर जो सेस लगता है, जैसे हेल्थ और एजुकेशन है उस पर सेस लगता है। जो इनकम टैक्स भरते हैं उन लोगों पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। और आप जब भी पेट्रोल या डीजल भरवाते हो भारत के किसी भी पेट्रोल पंप पे, तो उसमें कुछ सड़क निर्माण का सेस जुड़ा होता है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसकी फंडिंग जाती है उससे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप तेल भरवा रहे हैं तो उससे कुछ पैसा है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए स्पेशली जा रहा है सेस के माध्यम से। भाई सरचार्ज है, इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, तो सरकार की कमाई होती है और सरकार इसको अपने राजस्व में उपयोग करती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जो इनकम टैक्स है उसकी, जैसे कि जिसकी 1 करोड़ आय है तो उस पर सरकार रिच टैक्स लगाती है, रिच सरचार्ज लगाती है। तो जो अधिक आय होती है उन पर लगता है ये। तो सेस और सरचार्ज दोनों समझ में आ गया हो आपको। एक बात ध्यान रखनी है, अगर सेस और सरचार्ज ये केंद्र सरकार वसूल करती है तो केंद्र सरकार ये साझा नहीं करती है राज्यों के साथ, ये बात ध्यान रखनी है। और हाल में देखा गया है कि जो केंद्र का राजस्व का स्रोत है वो क्या है, एक तो टैक्स है और एक सरचार्ज और सेस भी है। तो टैक्स को सरकारें कम कर रही है और सेस और सरचार्ज भारत सरकार का बढ़ा है। और जब से सरकारों का सेस और सरचार्ज बढ़ा है तो उस वजह से क्या हुआ कि जो टैक्स वाला रेवेन्यू वो कम हो गया, और जो टैक्स वाला रेवेन्यू कम हुआ उसका नुकसान क्या हुआ, राज्यों के साथ शेयर भी नहीं करना पड़ेगा। तो नॉन शेयरेबल रेवेन्यू है वो केंद्र सरकार का बढ़ रहा है। तो ये भी राज्यों ने आरोप लगाया था केंद्र पर कि केंद्र एक तरह से जो जो शेयरेबल रेवेन्यू है उसको नॉन शेयरेबल में ट्रांसफ़र कर रहा है। इसके साथ ही टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं जापान के एक आइलैंड है होकाइडो, उसमें भूकंप आया है। जापान में वैसे भूकंप आते रहते हैं, तो इसलिए जो आपदा प्रबंधन है उसके बारे में आपको कुछ भी पढ़ना है तो उसमें जापान के काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिए जाते हैं, चाहे वो बाढ़ के बारे में हो, चाहे वो भूकंप के बारे में हो, चाहे वो भूस्खलन यानी जो लैंडस्लाइड है उसके बारे में हो, सबके बारे में जापान से अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो ये टॉपिक ज्योग्राफी के साथ साथ है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो कि हमारा GS3 है उससे भी जुड़ेगा। अब लोकेशन देखें तो जापान है, उसके अंदर 4 द्वीप हैं। पहला है होकाइडो, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू और चौथा है क्यूशु। अब आपका होमवर्क ये है कि जापान के कुछ शहर हैं जैसे क्योटो है, हिरोशिमा है, नाकासाकी है, ये कुछ। इसके अलावा आपने आइची लक्ष्य सुने होंगे, आइची नाम का शहर है वो भी जापान के अंदर ही है। इसके अतिरिक्त आपने जापान की राजधानी जो टोक्यो है उस वो कौन से द्वीप पर है, ये सब आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक याकोहामा रणनीति है, ये सब भी एक सेंडाई फ्रेमवर्क है। ये सभी जापान के शहर हैं, उन्हीं के नाम पर डिफरेंट इनिशिएटिव शुरू हो चुके हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, तो ये आप होमवर्क में कर सकते हैं। और जापान में भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि जापान है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है, यानी प्रशांत महासागर की जो परिप्रशांत मेखला है उसमें, वहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक है, बहुत सारी प्लेट्स हैं, उनके जॉइंट्स हैं, उस वजह से आता है। फर्दर आप इसको आप डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। भारत पोल पोर्टल ये क्या है, तो ये जैसे इंटरपोल है उसी तरह से भारत का भारत पोल है, समझ सकते हैं आप। हाल में जो यूपी PCS का एग्ज़ाम था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत पोल को कौन मैनेज करता है, तो CBI करता है। और ये पॉलिटी में भी कवर होता है,
क्योंकि सीबीआई है वो एक संविधानिक संस्था है। जो आईआर है उसके अंदर इंटरपोल कवर होगा। क्यों? क्योंकि इंटरपोल है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है। अब बात करते हैं भारत पोर्टल न्यूज़ में क्यों रहा था। एक अपराधी है जिसको अमेरिका से हाल में भारत लाया गया, तो जो अपराधी के बारे में सूचना वगैरह साझा की गई उसमें भारत पोर्टल का योगदान था, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा था। अब पहले देखते हैं इंटरपोल क्या है। इंटरपोल जैसे कि भारत में पुलिस है, हर देश में पुलिस होती है, वैसे इंटरनेशनल पुलिस है वो इंटरपोल है। आप ऐसे समझ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये दुनिया भर की पुलिस के बीच में एक सहयोग करता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस के लियोन में है और दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। और हर देश की तरफ से क्या होता है, इंटरपोल के अंदर एक एजेंसी नामित की जाती है जिसे नेशनल सेंट्रल ब्यूरो कहते हैं। तो भारत की तरफ से जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में जो संस्था काम करती है उसका नाम है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और सीबीआई ने एक भारत पोल नेटवर्क बनाया है। अब भारत पोल नेटवर्क बनाया है और तो क्या है ना कि भारत के भी जो सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो भारत पोल पे अपना डेटा डाल देती है और भारत पोल जुड़ा हुआ है इंटरपोल से, तो बहुत जल्दी अपराधियों का डेटा ट्रांसफर हो जाता है। तो यही था भारत पोल। अब बढ़ते हैं आगे। गूगल का है C2S स्केल AI मॉडल, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवरअप होगा, मुख्य रूप से हेल्थ टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आजकल AI का प्रभाव हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। चर्चा में इसलिए रहा था कि जो AI टूल है गूगल का CS2 स्केल, इसने कैंसर थेरेपी उसके इलाज के लिए एक नई दवा है उसके कॉम्बिनेशन का सुझाव दिया था और जब उसको लैब में टेस्ट किया तो वो सही साबित हुआ। तो C2S स्केल AI मॉडल क्या है? तो ये जो कोशिकाएं होती है उनकी भाषा को समझने के लिए बनाया गया AI मॉडल है और इसको रियल जो पेशेंट्स हैं उनके और उनकी सेल लाइन है उसके बड़े बिग डेटा, बहुत बड़े सारे डेटा पर इसको ट्रेनिंग दी गई इस मॉडल को। तो इस मॉडल ने स्टडी करके एक सिलमिटासर्टिब नाम की एक दवा है उसका इस्तेमाल शरीर के इम्यून सिस्टम में किया जाता है। तो इसने ये बोला कि इस दवा का इस्तेमाल आप कैंसर के इलाज के लिए भी कर सकते हो, जो कि वैज्ञानिकों को पता नहीं था। देखो बहुत सारी दवाएं बनती हैं और उनके मल्टीपल यूज हो सकते हैं, लेकिन उनके एक बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया और दूसरी बीमारी में वो काम करेगी या नहीं करेगी उसके लिए जो दवा कंपनियां होती है उनको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं जो न्यू यूज़ के लिए। लेकिन अब ये काम AI से हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसका प्रभाव होगा। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है कि AI टू स्केल और मेंस में एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाएगा आपको हेल्थ सेक्टर में AI का यूज़। और ये जो सिलमिटासर्टिब है इस दवा का नाम आप ध्यान रख सकते हो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स ड्रग है जो कि हेल्प करती है कैंसर में, कर सकती है बिकॉज इसका काम है शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। आपको इम्यूनोलॉजी, इस बार इम्यूनोलॉजी पर नोबल भी मिला है और पिछले जो लगभग 50 साल है उसमें से लगभग 1/3 से अधिक नोबल्स हैं वो इम्यूनोलॉजी पे मिले हैं। तो आपको इम्यूनोलॉजी पे हमने डिस्कस कर रखा है, तो उस पर आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप चाहे तो इम्यूनोलॉजी के बारे में उससे पूरा पढ़ सकते हैं टॉपिक को। अब बात करते हैं बच्चों के अधिकारों की। हेल्थ राइट्स ऑफ इंडिया चिल्ड्रन, यानी भारत के बच्चों के अधिकार। GS2 में सोशल जस्टिस, तो हेल्थ में कवर होगा ये। अब बच्चों के स्वास्थ्य अधिकार, चर्चा में क्या हो रहा है कि हाल में कफ सिरप से काफ़ी सारे बच्चों की मृत्यु हुई थी। तो भाई भारत के बच्चों के जो हेल्थ है उसके राइट्स के बारे में बहस छिड़ गई। तो यहाँ पे राइटर है उनका थोड़ा डिफरेंट व्यू है, वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे दोष किसी एजेंसी का नहीं है बल्कि जो बच्चों की दवाएं बनती हैं उनके वितरण से जुड़ा हुआ जो हमारा फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो कमज़ोर है। भारत की 39% आबादी बच्चे हैं, 18 साल से कम बच्चों की आबादी भारत की है वो 39% आबादी है और उनकी सुरक्षा के लिए कई कानून हैं, जैसे आर्टिकल 39F है जो बच्चों के बाल श्रम और यौन शोषण पर रोकने के भी कुछ कानून हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है। लेकिन बच्चों पर जो दवाएं होती बच्चों की उन पर कोई भी कानून वगैरह नहीं है। जैसे यूरोपीय संघ की बात करें, अमेरिका की बात करें तो वहाँ कड़े और विशिष्ट कानून हैं और भारत में न तो कोई नीति है न कानून है।
और हमें ये समझना है कि जो बच्चे हैं वो छोटे वयस्क नहीं होते। बच्चों को थेराप्यूटिक ऑर्फन कहा जाता है, चिकित्सकीय अनाथ कहा जाता है, क्योंकि बच्चों के शरीर की जो फिजियोलॉजी होती है वो अलग होती है। ऐसा नहीं है कि एक दवा है जो वयस्क के काम आ रही है वो बच्चे पे ही काम आ जाएगी। एक ही दवा का बच्चों पर वयस्क की तुलना में अलग असर हो सकता है। और जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वो सामान्यतः वयस्कों पर किए जाते हैं, और क्योंकि नैतिक कारणों से बच्चों पर कर भी नहीं सकते, इस कारण अक्सर बच्चों को वयस्कों की डोज के हिसाब से दवा दे दी जाती है, और जिससे ओवरडोज होता है और गंभीर प्रभावों का खतरा बढ़ता है। एक यहाँ पे कीवर्ड था एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट ऑफ फॉर चिल्ड्रंस। तो जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है ये WHO जारी करता है समय समय पर। तो WHO बच्चों के लिए ये EMLC बनाता है ताकि बच्चे सुरक्षित, सस्ती और ज़रूरी दवाएं प्राप्त कर सकें। भारत में जो बच्चों के लिए जो EML है वो तो रेगुलर अपडेट होती है, लेकिन बच्चों की जो EML है उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो इसे तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। अन्य जरूरी कदम क्या हो सकते हैं कि जो ओवर द काउंटर दवाएं मिलती है बच्चों की, जैसे बिना पर्ची के आप मेडिकल स्टोर पे जाए और दवाई दे दी, उस पर थोड़ी सख्ती की जानी चाहिए। माता पिता और फार्मासिस्ट है उनको लेबल पढ़ने में, सही डोज देने में और साइड इफ़ेक्ट्स पर नज़र रखने के लिए एक शिक्षित किया जाना चाहिए उनको। और जो हेल्थ सेंटर हैं उन पर घटिया या नकली दवाएं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। भारत की वैश्विक जिम्मेदारी क्या है? भारत ग्लोबल साउथ की फार्मेसी या फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। बड़ी मात्रा में भारत कफ सिरप निर्यात करता है, और भारत की जो निर्यातित दूषित दवाएं उससे गैम्बिया, उज्बेकिस्तान, कैमरून में भी बच्चों की मृत्यु हुई थी। तो इसलिए भारत को आवश्यकता है कि वो पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करें। और हमें दवाओं के लिए भारतीय डेटा की आवश्यकता है। बच्चों की दवाओं के लिए हम दूसरे देशों के डेटा पर निर्भर नहीं रह सकते। हमारी जेनेटिक्स है वो अलग है, तो इसलिए शोध के लिए पूरी तरह भारतीय डेटा की आवश्यकता है। जो वयस्क लोगों का डेटा है वो बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और ऑफ लेबल यूज़ का मतलब ये होता है कि जो वयस्क की दवा अगर बच्चों पर इस्तेमाल की जा रही है उसके लिए ऑफ लेबल यूज़ वर्ड का इस्तेमाल किया गया था आर्टिकल में। AI डिटॉक्स यानी AI से ब्रेक की ज़रूरत। अब हाल ही में देखा जा रहा है कि AI पर निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर काम AI से करवा लो, फ़ोटो एडिट करवानी है वही AI से करवा लो, कोई नया आइडिया चाहिए वही AI को टास्क दे दो, वो सारा काम AI करेगा। तो धीरे धीरे जो AI पर निर्भरता बढ़ रही है उसका मानव पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि अगर हम हमारा हर अधूरा विचार और हर अधूरा स्केच अगर AI से बनवाएंगे तो हमारे दिमाग की जो वो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएगी जो असल में उन विचारों को जन्म देती हैं। यानी क्रिएटिव माइंड है वो कमज़ोर हो जाएगा। और हमारी मानव बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारी मानव बुद्धि के 3 हिस्से होते हैं। एक तो हमारी सीखने की क्षमता, दूसरा लॉजिकल डिडक्शन यानी तार्किक रूप से सोचने की क्षमता, और तीसरा चीज़ों के संबंध यानी कनेक्शन बनाने की क्षमता। अब इन तीनों में क्या हो जाएगी? कमी आएगी, AI का ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो। और हमारे दिमाग की जो ये प्रणाली है वो इससे कमज़ोर हो रही है। समाधान क्या है कि AI छोड़ दो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें संतुलन बनाना है। हमारी आदतों में हमें जानबूझकर कुछ रीबैलेंसिंग करनी है ताकि इसमें संतुलन हो। क्या हो? पहला, AI डिटॉक्स करें। कम से कम 90 मिनट का AI डिटॉक्स विंडो चुनें कि 90 मिनट तक आप AI का प्रयोग नहीं करेंगे, और खुद को सिर्फ कागज, व्हाइट बोर्ड या खाली स्क्रीन पर काम करने के लिए मजबूत करें। काम का बंटवारा करें, तय करें कि कौन सा काम हमें अपने दिमाग बुद्धि से करना है और कौन सा किसा काम मशीन से करना है। मोड बदलना सीखें। 1 घंटा यानी यू फर्स्ट, मतलब सेल्फ को फर्स्ट रख के सेशन करना है जिसमें आप AI की कोई मदद नहीं लेंगे। और दिमाग की रोजाना कसरत करें, जैसे खुद रोज कुछ पढ़ें, नया पढ़ें, कुछ नया लिखें 10 से 15 मिनट। और टीच बैक, जो भी आपने नया पढ़ा है उसको जोर जोर से बोलकर खुद को सुनाएं ताकि आपको माइंड है वो अलर्ट रहे, एक्टिव रहे, रीबैलेंस हो AI के संदर्भ में। और अपने फैसलों का रिकॉर्ड रखें और AI को एम्पलीफायर बनाएं। मतलब सिंपल सी बात है कि AI है वो आपका सहयोगी होना चाहिए। आपकी जो ग्रोथ है उसमें AI क्या करे? उसको ग्रोथ को बढ़ावा दे, नहीं कि AI खुद ड्राइवर बन जाए और आप उसके सपोर्टिव बन जाएं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले खुद को ड्राफ्ट बनाना है आपको, और फिर आपको AI की सहायता लेनी है। हाल में देखा गया है कि बहुत सारे आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ोगे या जो कंटेंट्स पढ़ोगे आप डिफरेंट कोचिंग्स के, उनको देखने में आपको लगेगा कि सब में पॉइंट कुछ सिमिलर से हैं। तो सब जगह AI का बहुत अधिक इस्तेमाल हो गया है
और ये कमी तब पकड़ में आती है जब हम देखते हैं न्यूज़ वेबसाइट्स पे कि जैसे एआई कुछ जवाब देता है, पीछे कुछ डिस्क्लेमर देता है 2 से 3 वर्ड का, तो वो भी हूबहू न्यूज़ आर्टिकल पे नीचे में दिखने को मिल जाता है। तो इट मीन्स कि एआई पे निर्भरता बढ़ रही है। लेकिन हम इस पूरे आर्टिकल की बात करें तो क्या पूरे भारत में एआई पर इतनी निर्भरता बढ़ रही है? ऐसा नहीं है। ये आर्टिकल एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में छपा है, ठीक है? और क्या भारत के अंदर जो अधिकांश आबादी एआई का वर्तमान में इतना यूज़ कर रही है? नहीं कर रही है। तो हम एआई डिटॉक्स के लिए हम शुरुआती स्तर पर अच्छे कदम उठा सकते हैं, और जो रीबैलेंसिंग है हम उसको इनिशियल लेवल पे इंडिया में शुरू कर सकते हैं। अब बात करें स्लीपिंग डेथ ट्रैप्स, यानी जो बस होती है स्लीपर बस, उसकी काफ़ी आगजनी की घटनाएं देखने को मिली रिसेंटली। ये पॉल्यूटर गवर्नेंस में रेगुलेशन में कवर होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में, फायर इंसिडेंट्स में कवर होगा। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में एयर कंडीशन बसों में आग लगने की घटनाएं हुई, जैसे आंध्र प्रदेश के करनूल में हो, या जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर हो, या नागपुर मुंबई मार्ग पर हो। असली समस्या क्या है? बॉडी शॉप्स। देखो, हम मार्केट में जितनी बस देखेंगे सब पे क्या लिखा रहेगा? वोल्वो, मर्सिडीज़, ये सब लिखे रहते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के नाम लिखे रहते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? ब्रांड से सिर्फ चेसिस और इंजन, यानी ढांचा और इंजन खरीदा जाता है। बाकी पूरी बस को लोकल जो बॉडी बॉक्स बिल्डिंग दुकानें होती है उनमें तैयार करते हैं। वो घटिया सामग्री का प्रयोग करते हैं, सस्ती होती है और हाईली इनफ्लेमेबल होती है, मतलब जल्दी से आग पकड़ने वाली होती है। कोई क्रैश टेस्टिंग नहीं होती, क्रैश टेस्टिंग भी नहीं करते वो, असुरक्षित बदलाव करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इंजन फ्यूल सेल टैंक लगा लेते हैं, ज़्यादा डीजल आएगा, पर ये नहीं पता है कि अगर आग लगेगी तो ज़्यादा नुकसान भी होगा। डिज़ाइन के स्तर पर देखें तो आपात स्थिति में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे हाल ही में हमने जो जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर जो घटना हुई थी उसमें नोटिस किया था कि इमरजेंसी गेट है उसको पूरा वेल्डिंग करके बंद कर रखा था। तो अब देख लो कि क्या हालत है बसों की। अब नियमों के अंदर देखिए कि बॉडी की संरचना और आग लगने से ऑटोमेटिव स्टैंडर्ड तैयार मौजूद, लेकिन इनका पालन नहीं होता है। अब ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड है, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाकी सारे मेंस के ही हैं। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री इंडस्टर्स स्टैंडर्ड्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे वो बनाता है इनको। उसके अनुसार 4 दरवाजे होने चाहिए, निकास 2 दरवाजे 2 खिड़कियाँ अनिवार्य है, और पुरानी बसों को छूट देते हैं। आग बुझाने वाले सिस्टम की स्थापना करना, और इमरजेंसी एग्जिट जो कि मैनुअल हो, ऑटोमेटिक नहीं हो। जैसलमेर बाड़मेर में जो बस की घटना हुई थी जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर, उसमें ऑटोमेटिक बस के जो गेट्स थे वो लॉक हो गए थे आग लगने से, तो वो खोल नहीं पाए और अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई, और जैसे ही खिड़कियाँ तोड़ी तो अंदर ऑक्सीजन घुसी और आग और ज़्यादा धधक गई तेज़ी से। और ये पुरानी बसों को छूट दे देते हैं। ये जो AIS स्टैंडर्ड्स हैं ये सभी पे लागू होने चाहिए। आगे की राय क्या है कि ड्राइवर को आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित ढांचा, जैसे फ्लाइट में क्या होता है वैसे कुछ करना चाहिए। स्ट्रेस टेस्टिंग की जाए, AIS मानकों का सख्ती से लागू करना चाहिए, और नियमित निगरानी करनी चाहिए, और उसको अनिवार्य करें रेगुलर निगरानी को। फैक्ट कुछ एग्जाम में काम आ सकते हैं आपके। जो परिवहन मंत्रालय, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, उसने 15 राज्यों के ड्राइवरों का सर्वे किया था, और उसमें ड्राइवर ने स्वीकार किया था कि 25% बस ड्राइवर है वो गाड़ी चलाते समय उनको नींद आ गई थी। और स्लीपर बसें यूरोपीय संघ में बैन है, इंग्लैंड में बैन है, चीन में नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकते, और 6 साल के अंदर वो पूरा उसको फेज आउट कर देंगे। तो भारत में भी इनको बैन करने की मांग की जा रही है, लेकिन इससे पहले हमें एक किफ़ायती ट्रांसपोर्टेशन का विकल्प भी डेवलप करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सोचना जरूरी सेगमेंट की। तो सबसे पहले देखते हैं कि रूसी तेल कंपनियों, हमने बात की थी इसके बारे में कि रूस की तेल कंपनियों पर डोनाल्ड ट्रंप ने बैन लगाया है। उस कंपनियों के नाम है रोसेन नेफ्ट और लुकोइल, और ये रूस का लगभग 50% तेल है उसका आयात निर्यात से संबंधित है। तो इसका भारत पर भी प्रभाव पड़ रहा है और चाइना पर भी प्रभाव पड़ा है। चीन ने भी रूस से तेल लेने पर कुछ रेगुलेशन किए हैं कि वो रूस से तेल कम लेगा, तो ये ध्यान रखने, और ये तो रेगुलर चलता रहेगा इशू। वाशिंगटन पोस्ट उन्होंने एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश किया था कि अडानी ग्रुप है उसको विदेशों से कोई फंडिंग वगैरह नहीं मिल रही थी, तो LIC द्वारा जबरन निवेश का आरोप लगा। LIC ने फंड दिया, तो फिर LIC ने वापस नोटिस जारी किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि LIC ने कुछ किया होगा। उसके लिए JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है या फिर लोकलेखा कमेटी है, उससे जांच करवाई जाए। और ध्यान रखना कि विपक्ष हमेशा JPC की मांग करेगा, लोकलेखा कमेटी की मांग करेगा। क्यों? इसमें विपक्ष की भागीदारी होती है।
लोकपाल, लोकपाल संवैधानिक निकाय है, 2013 में बना के एक्ट से बना है। और इस हाल ही में देखा गई लोकपाल है, उनकी जो शिकायत मिल रही है लोकपाल को, उसमें कमी आई है काफ़ी। और साथ ही जो लोकपाल द्वारा BMW कारों की मांग की गई है, दो इश्यू अलग अलग है। पहले हम देखते हैं शिकायत की संख्या। 2019 से अब तक लोकपाल के पास लगभग 7,000 शिकायतें आई है। उनमें से 290 में लगभग हम याद कर सकते हैं कि उसमें जांच का ऑर्डर हुआ था और 7 मामलों के अंदर केस चला था। तो देख सकते हैं कि कितनी हालत ख़राब है। और 2022-23 में लगभग 2400 मामले लोकपाल के सामने आए थे, शिकायत आई थी। और अब हर साल 250 से भी कम आ रही है। तो ये चिंताजनक है, क्योंकि लोकपाल को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो उद्देश्य कहीं फुलफिल नहीं हो रहा है। और साथ ही अभी हाल ही में लोकपाल ने एक टेंडर निकाला था कि उसके जो सदस्य और मेंबर हैं, वो मेंबर और अध्यक्ष हैं, उनके लिए BMW कार के लिए निविदा निकाली गई थी कि BMW कार की मांग की गई थी। तो ये वायरल हो गया था। जो नीति आयोग के फॉर्मर CEO अमिताभ कांत, उन्होंने आलोचना इसलिए की थी कि भाई आपको कारें चाहिए तो आप EV कार लीजिए, टाटा की लो, महिंद्रा की लो जो भारत में बन रही है, आप एक विदेशी कंपनी की कारों की मांग क्यों कर रहे हैं। लेकिन जनता में ये इशू रेज हो गया क्योंकि उनको इतनी महंगी कारें क्यों चाहिए। तो ये भी एक तरह का फालतू का खर्चा है। होमवर्क आपका है कि ये संविधानिक है या सांविधिक है, वैसे बता दिया गया है सांविधिक है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, 2013 के एक्ट से बनी है। सिफारिश कब से की? देखो लोकपाल के बारे में प्रश्न आएगा ना, वैसे इस बार प्रश्न आ चुका है लोकपाल की कार्यप्रणाली के बारे में, लेकिन इस बार एक प्रश्न लोकपाल का और बनता है, वो ये बनता है इसको हटाया कैसे जाता है। इसकी बड़ी यूनिक प्रोसेस है जो कि लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें भी नहीं दे रखा है। तो वो आपका होमवर्क है। अदरवाइज हम नेक्स्ट पार्ट में जब कभी डिस्कशन करेंगे लोकपाल को तो लोकपाल पूरा करवाएंगे। आप देख सकते हो कि उसको हटाने की प्रक्रिया बहुत ही अलग है। वहीं जो लोकपाल के बारे में इसकी जो सिफारिश किसने की, तो इसके लिए बहुत बार संसद में विधेयक आए, लगभग 7 से 8 बार। तो ये बहुत जद्दोजहद के बाद ये बना है। तो इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये किसकी सिफारिश से बना ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो वो डिजिटल बदलाव। हाल ही में जो केंद्र सरकार उन्होंने ये बोला है कि जो पारंपरिक मीडिया को बचाने के लिए कुछ योजना बना रहे हैं। ये न्यूज़ थी लेकिन इसमें कुछ 2 वर्ड थे। एक तो क्रिएटर इकोनॉमी क्या है, ये आप देख सकते हो। जो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, उनके माध्यम से जो अर्थव्यवस्था में जो फायदा मिल रहा है, अर्थव्यवस्था जनरेट हो रही है, उससे क्रिएटिव इकोनॉमी कहा गया। और एक वेव्स बाजार, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? ये वैश्विक ऑनलाइन ई बाजार है। जो मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लोग हैं ना, वो फिल्म, टीवी, गेमिंग, एनिमेशन और संगीत, इसके निर्माता, खरीदार और पेशेवर सब लोग आपस में जुड़ सकते हैं। और ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय का गतिशील मंच है। ध्यान रखना, ये MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT उसका नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ IB का, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का है। अब बात करें, दिल्ली में फटाके फूटे और फिर एयर क्वालिटी ख़राब हुई, तो आतिशबाजी और एयर क्वालिटी की डेटा हुआ यूँ था कि जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उसके 20 और 21 अक्टूबर की रात के ना जो डेटा के काफ़ी सारे पॉइंट्स गायब थे। मतलब पॉल्यूशन पे चर्चा नहीं हो इसलिए डेटा ही गायब कर दिया। तो इस पे क्वेश्चन रेज किया गया था। साथ ही जो वर्ल्ड वायु प्रदूषण है वो WHO के मानक से 70 से 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। थाईलैंड मुइवा, ये कौन है? तो नागालैंड के अंदर 2 ग्रुप हैं, NACN IM और NACN खापलांग, NACN के NACN IM। तो वर्तमान में NACN खापलांग है, वो भारत सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष लड़ रहा है। IM ये 1997 से ही सरकार के साथ समझौते के साथ है। और हाल ही में जो थुइंग लिंग मयुआ है, इन्होंने मणिपुर की यात्रा की। उसके बाद ऐसा विचार है कि शांति प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। तो NACN IM क्या है, थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप है, जिसमें तो एक तो बोडोलैंड से संबंधित है, एक NACN IM है और खापलांग है। इन 3-4 ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूस न्यूज़ में रह रहे हैं। एक ब्रू कम्युनिटी है, ब्रू समुदाय, वो भी नॉर्थ ईस्ट में, इन पे प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन आया नहीं है। और एक हाजोंग है, हाजोंग, ये शरणार्थी हैं जो म्यांमार और बांग्लादेश से आए हैं। तो हाजोंग है, वो हिंदू है, ध्यान रखना है। तो ये सब भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो बार बार न्यूज़ में रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ आपको इनर लाइन परमिट ILP, इसका भी ध्यान रखना है। ILP जो म्यांमार है उसके साथ बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज राज्य हैं राजस्थान, भारत के 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 राज्यों के साथ म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है। और इन 4 राज्यों में ही इनर लाइन परमिट लागू होता है। अगर आपको जाना है इन चारों राज्यों की यात्रा पे तो आपको ILP पहले लेना पड़ेगा। बात करें वेनेजुएला की,
तो वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है और वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो हट जाएं, वो हट नहीं रहे। तो हाल ही में जो कैरेबियन क्षेत्र है, यानी वेनेजुएला के उत्तरी भाग में कैरेबियन द्वीप और समुद्री क्षेत्र, वहाँ पे अमेरिका की सैन्य उपस्थिति बढ़ी है। तो उन्होंने दावा किया कि उनको युद्ध में ले जाए, खींच के ले जा रहा है अमेरिका। किसको? वेनेजुएला को। वेनेजुएला की एक महिला है मचाडो को भी हाल ही में नोबेल मिला था, नोबेल पीस प्राइज, जो कि मादुरो के खिलाफ संघर्ष कर रही है। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रंप एशिया आए हैं, वो क्यों आए हैं? कि आसियान शिखर सम्मेलन होगा, साथ ही आसियान में ईस्टर्न तिमोर शामिल होगा कंट्री के रूप में। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में सीज फायर साइन करवाएंगे, क्योंकि वैसे भी वो अपने आप को शांति दूत के रूप में घोषित कर रहे हैं। ईस्ट तिमोर लिस्टें हैं, वो आसियान का 11वां सदस्य बनेगा 10+1। आसियान में अंतिम विस्तार हुआ था 1999 में हुआ था कंबोडिया के साथ। और आप है ना एक चीज़ और देख सकते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया की भी क्रिकेट टेस्ट सीरीज चल रही है। तो मैच के दौरान मुझे एक पेज सामने आया, उसमें जो प्रोग्राम था उसमें एक लोकेशन थी गोल्ड कोस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया का जो भी मैप पढ़ते हैं सामान्य हम, तो उस मैप में हम लगभग ऑस्ट्रेलिया के जो स्टेट्स हैं और उनकी जो कैपिटल सिटी है उसी के नाम देखते हैं पॉलिटिकल मैप में। लेकिन गोल्ड कोस्ट भी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया की है। तो एक बार आप ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप, उसके स्टेट्स और उनकी राजधानी और उसके साथ गोल्ड कोस्ट कहाँ पर है, ये लोकेशन देख सकते हैं। इसी के साथ आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आप PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं और यूट्यूब पे आप वीडियो देख ही रहे हैं, और साथ ही आपको अच्छा लगे तो आप इसको साझा भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज हमने 2 आर्टिकल से एक साथ डिस्कशन किया था। आज एक क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल था, तो वो हमने स्किप किया है। स्किप इसलिए किया है क्योंकि हम अपकमिंग वीक में आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग को पूरा करेंगे। उसमें रिसेंट डेवलपमेंट क्या, उसका बेसिक क्या है। तो साइंस टेक सेगमेंट है, उसके अंदर हम कुछ चीज़ें शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। थैंक यू सो मच।